हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। आज अपने पढ़ेंगे डोरमेंसी, सीडों की डोरमेंसी, यानी जो सीड होते हैं, बीज जो होते हैं, उनकी डोरमेंसी। डोरमेंसी ऑफ सीड्स यानी बीजों की डोरमेंसी, सुसुप्तावस्था भी बोलते हैं इसको, सुसुप्ता अवस्था। देखिए होती क्या है ये, कई बार क्या होता है, अपने बीजों को बिल्कुल एकदम अनुकूल दशाएं मिलती है उनको, ठीक है, अनुकूल स्थितियां होने के बावजूद भी, अनुकूल मौसम होता है, अनुकूल क्लाइमेट होता है, लेकिन फिर भी क्या है, कई बार इनके अंदर बीज जो है वो अंकुरण नहीं होता, यानी उसके अंदर जर्मिनेशन नहीं होता है, जर्मिनेशन होना उसके अंदर बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, अपने डोरमेंसी स्टेज बोलते हैं, सीड की डोरमेंसी ऑफ सीड बोलते हैं अपने, ठीक है। इसके बाद अब अपने को क्या पढ़ना है कि डोरमेंसी को तोड़ना, ठीक है, यानी जो डोरमेंसी स्टेज है उसको कैसे तोड़ेंगे। नंबर 1 है स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन यानी जो उसकी बीज है उसकी ऊपरी जो परत है उसको खुरचना भी बोलते हैं, जैसे उसको खुरच के अपने निकालना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक तो पोटेशियम नाइट्रेट है, उसके घोल के अंदर अपने इसको बीजों को डाल के रख देते हैं, जिससे क्या होता है, ये इसके जो डोरमेंसी अवस्था है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। या फिर क्या करते हैं अपने, जैसे पोटैटो की बात करें तो पोटैटो के अंदर जो डोरमेंसी स्टेज आती है उसको अपने थायोयूरिया द्वारा तोड़ी जाती है, ठीक है। थायोयूरिया 1% घोल बना के और अपने क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, आलू की जो डोरमेंसी स्टेज है वो टूट जाती है, ठीक है। या फिर अपने इस पे एक और इलाज कर सकते हैं, इसका कौन सा है, जिब्रेलिक एसिड डाल सकते हैं अपने, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, इसके अंदर इसकी डोरमेंसी को तोड़ने के काम आते हैं, ठीक है। कई बार क्या है, कॉटन के अंदर यदि डोरमेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है तो इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का घोल बना के 1/10, ठीक है, इससे क्या करते हैं, अपने कॉटन को की जो सीड है उसकी डोरमेंसी तोड़ने के काम आता है, ठीक है। यदि कॉटन का बीज में अंकुरण नहीं हो रहा है तो उसकी डोरमेंसी जो है उसको तोड़ने के लिए अपने क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का घोल बना के और डालते हैं, ठीक है। तीसरा अपने, और इसमें क्या स्केरिफिकेशन में और क्या क्या करेंगे, और इसके अंदर गर्म पानी के अंदर यानी हॉट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करें, यानी गर्म पानी के अंदर इसको जैसे यानी 75 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसके ऊपर अपने रखेंगे और थोड़ी देर इसको उसमें गर्म पानी में रखेंगे, तो इससे भी क्या होता है, जो इसकी डोरमेंसी है वो टूट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है चिलिंग इंजरी, यानी टेम्परेचर, कम टेम्परेचर करके, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन। स्केरिफिकेशन हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन यानी टेम्परेचर कम करके। स्ट्रेटिफिकेशन यानी चिलिंग तापमान, यानी टेम्परेचर को कम रख के भी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख के कम तापमान पे बीजों को रखा जाता है, ठीक है। लगभग 12 से 24 घंटे रखते हैं हमने, ठीक है। 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखते हैं, कितनी देर, 12 से 24 आवर्स, ठीक है, 12 to 24
आवर्स, यानी 12 से 24 घंटे के लिए क्या करते हैं, हमने इसको ठंडी जगह पे रख देते हैं। ठीक है, इससे भी क्या होता है, इसकी डोरमेंसी टूट जाती है। ठीक है, हम बात करेंगे अपने सीड प्लॉट टेक्निक की। सीड प्लॉट टेक्निक, ठीक है, सीड प्लॉट टेक्निक जो है ये टेक्निक, इसके अंदर क्या हुआ कि जो सीड प्लॉट टेक्निक है ये पुष्कर नाथ ने डेवलप की। ठीक है, कौन, किसने, पुष्कर नाथ, 1967 के अंदर पुष्कर नाथ ने ये आलू के अंदर सीड तैयार किए गए जो क्या थे, वायरस लेस थे, यानी वायरस से मुक्त बीज तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सीड प्लॉट टेक्निक यानी ऐसे बीज तैयार किए गए जो वायरस से मुक्त थे। किसने तैयार किए, ये पुष्कर नाथ ने 1967 के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करेंगे फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी, सीड के अंदर फिजिकल प्योरिटी यानी जो सीड होते हैं, सीड के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कंकड़, कोई पत्थर, ठीक है, ये जो चीज़ें आती है, ठीक है, या फिर किसी सीड वीड का, यानी कोई जैसे मान लो वीड, खरपतवार का जो बीज है वो आ जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, इसकी फिजिकल प्योरिटी होती है, यानी कितने आए हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी उसके अंदर कम से कम किसी भी सीड को लेके आए, अपने सर्टिफाइड जो सीड है वो लेके आए, तो उसके अंदर 98% क्या होनी चाहिए, फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए, यानी कंकड़, पत्थर और वीड ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो तो फिजिकल प्योरिटी आती है। और यदि इसके अंदर आ जाए जेनेटिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी का मतलब ये है कि किसी भी सीड के अंदर कोई फसल का, कोई भी क्रॉप का सीड है, तो उसके अंदर या तो किसी दूसरी फसल का बीज आ जाए, ठीक है, या फिर किसी जैसे उसी फसल की किसी दूसरी किस्म का, किसी वैरायटी का, यानी कोई दूसरी वैरायटी का बीज आ जाए। जैसे गेहूं की वैरायटी है 1482, राज 1482 है, तो इसके अंदर अपने 3077 का बीज आ जाए, ये वैरायटी है गेहूं की, यदि इसका बीज आए तो भी ये क्या है, इसकी जेनेटिकल प्योरिटी ख़राब है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब जेनेटिकल प्योरिटी की बात करें तो वो किसी भी सीड की कितनी होनी चाहिए, 99% से अधिक होनी चाहिए जेनेटिकल प्योरिटी, यानी दूसरी फसल के बीज इसमें नहीं होनी चाहिए, दूसरी फसल के और दूसरी किस्म के भी बीज नहीं होने चाहिए। ठीक है, यदि कंकड़ पत्थर की बात करें तो फिजिकल होती है, और यदि दूसरी किस्म के बीज हो, दूसरी वैरायटी के या किसी दूसरी फसल के बीज आ जाएँ तो वो जेनेटिकल प्योरिटी होती है। ठीक है, अब देखिए जेनेटिकल प्योरिटी में बात करें, यदि किसी फसल के अंदर कोई खेत है, ठीक है, इसके अंदर अपने गेहूं बोई हुई है, ठीक है, तो गेहूं के अंदर यदि किसी अपने 1482 बोदी सोइंग की हुई है, और यदि इसके अंदर कोई 3077 का कोई बीज उग गया, ठीक है, तो इस किस्म के बीज को खेत में से पौधे को उगा हुआ है, तो उस पौधे को अलग करके खेत से उखाड़ के बाहर फेंकना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है, रोगिंग। ठीक है, क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। तो अब आपसे पूछे कि एक ही खेत है, उसके अंदर किसी फसल बोई हुई है, तो उसके अंदर किसी दूसरी फसल के पौधे को उखाड़ना या दूसरी किस्म के पौधे को उखाड़ना क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। ठीक है, और
पूछे अपने से कि जेनेटिकल प्योरिटी, अपने को अनुवांशिक शुद्धता जो है वो टेस्ट करना, कैसे टेस्ट करेंगे? तो इसके लिए एक टेस्ट होता है GOT टेस्ट होता है, यानी क्या हो गया, ग्रो आउट टेस्ट होता है, जिससे क्या करते हैं, अपने जेनेटिकल प्योरिटी ज्ञात कर सकते हैं बीज की, किसी भी बीज की। ठीक है, इसके बाद ये सीड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। बाकी अपने सीड प्रोडक्शन पहले भी एक क्लास लगाई थी, उसमें भी है। ठीक है, इसके अंदर देखिए 2 प्रकार के कैसे होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्थोडॉक्स बीज। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं, और दूसरे होते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स और दूसरा है रिकैल्सिट्रेंट। ऑर्थोडॉक्स और रिकैल्सिट्रेंट। ऑर्थोडॉक्स सीड वे होते हैं जिनको अपने लो टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, यानी चाहे वो लो टेम्परेचर में रखें चाहे हाई टेम्परेचर में रखें, इनकी जो जीवन क्षमता है वो ख़त्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती। ठीक है, जैसे किसी भी सीरियल क्रॉप का सीड है, जैसे अनाज का सीड है, या फिर एंड पल्स क्रॉप का सीड है। ठीक है, तो इनकी जो जीवन क्षमता होती है वो क्या है, नष्ट नहीं होती। ठीक है, वो कौन से होते हैं, ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं। और जिनको अपने लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर में रखने से क्या हो जाती है, इनकी जो विएबिलिटी है, वो जीवन क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंगो का सीड है, मैंगो सीड। ठीक है, यानी मैंगो का जो बीज है। ठीक है, दूसरा अपने नारियल का जो बीज है, कोकोनट का सीड है, ये जो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर में रखने से क्या हो जाते हैं, इनकी जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है, तो वो कहलाते हैं रिकैल्सिट्रेंट। जिनकी जीवन क्षमता नष्ट नहीं होती वो है ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करेंगे मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस। मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस, हिंदी में बात करें, पृथक्करण दूरी। ठीक है, किसी भी सीड को तैयार करने के लिए, ठीक है, कोई भी किस्म का सीड तैयार करने के लिए उसके पास किसी दूसरी किस्म का बीज नहीं होना चाहिए। तो यदि कोई दूसरी फसल अपने लगाते हैं उसके पास, तो वो उससे कितनी दूर लगाएं, यानी उसी फसल को अपने उससे कितनी दूर लगाना चाहिए ताकि वो बीज जो है उसकी जेनेटिकल प्योरिटी बनी रहे। ठीक है, तो सभी फसलों की अपने देखेंगे। ठीक है, नंबर 1 इधर अपने लिखेंगे फसल यानी क्रॉप। ठीक है, इधर लिखेंगे फाउंडेशन, यदि अपने को फाउंडेशन सीड तैयार करना है तो अपने कितनी दूरी रखेंगे, और दूसरा अपने रखेंगे सर्टिफाइड सीड यदि तैयार करेंगे तो कितनी दूरी रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे अपने फसल सेल्फ पॉलिनेटेड है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेटेड यानी स्वपरागित। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड यानी इसके अंदर क्या है, जो मेल और फीमेल जो पुष्प है वो एक ही पुष्प के अंदर होते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, अपने आप पॉलिनेशन हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो गेहूं, जौ, जई, धान और मूंगफली, सोयाबीन। गेहूं,
व्हीट, बार्ले, ठीक है, ग्राउंडनट, ठीक है, सोयाबीन, राइस और ओएट होती है जई। इतनी जो फसल है इसके अंदर अपने कितनी दूरी रखेंगे? फाउंडेशन सीड में दूरी रखेंगे 3 मीटर और इधर भी रखेंगे 3 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर की डिस्टेंस रखेंगे। इसके बाद है ग्राम और ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम। इसमें फाउंडेशन सीड की 10 मीटर रखेंगे और सर्टिफाइड यदि सीड तैयार कर रहे हैं इसके अंदर 5 मीटर रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है पी, मटर, ठीक है, पी हो गया, मटर हो गया। इसमें रखेंगे अपने 20 मीटर और यहाँ पे रखेंगे 10 मीटर। सर्टिफाइड सीड की दूरी रखेंगे, डिस्टेंस रखेंगे। इसके बाद है मस्टर्ड, ये इतनी क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है सारी की सारी। तो यहाँ तक अपने कितनी दूरी रखेंगे? मस्टर्ड में रखेंगे 200 मीटर और सर्टिफाइड में रखेंगे अपने 50 मीटर, ठीक है। तो सारी की सारी ये दूरी जो बात करेंगे अपने मीटर के अंदर बात करेंगे, ठीक है, मीटर में पढ़ेंगे। इसके बाद है क्रॉस पॉलिनेटेड, जो क्रॉप क्रॉस पॉलिनेटेड होती है उसके अंदर। हाँ जी, अब देखो सेल्फ पोलिनेटेड का हो गया। अब यदि क्रॉस पोलिनेटेड, जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है उसके अंदर मेज के अंदर 400 मीटर फाउंडेशन से सीड में दूरी डिस्टेंस रखते हैं और सर्टिफाइड में 200। हाइब्रिड पर्ल मिलेट यानी संकर बाजरा जो है उसके अंदर पर्ल मिलेट होता है बाजरा 1000 मीटर, इधर 200 मीटर। फिर सनफ्लावर में 400 मीटर, 200 मीटर। सैफफ्लावर कुसुम होता है, सैफफ्लावर होता है कुसुम, सनफ्लावर होता है सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी इनके अंदर 400, इधर 200, ठीक है। इसके बाद कैरेट जो गाजर है उसके अंदर 1000 मीटर की दूरी रखेंगे, इधर 800 मीटर की दूरी रखेंगे। ऑनियन, प्याज के अंदर 1000 मीटर की दूरी। अपने फाउंडेशन सीड तैयार कर रहे हैं तो 1000 मीटर, सर्टिफाइड सीड तैयार कर रहे हैं तो 400 मीटर। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड यानी इसके अंदर ये आ गया क्रॉस पोलिनेटेड और वो था सेल्फ पोलिनेटेड। इसके अंदर कई बार क्रॉस पोलिनेटेड होता है और कई बार सेल्फ पोलिनेटेड होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? हाइब्रिड सोरगम यानी संकर जो जवार है, सोरगम होता है जवार, ठीक है। इसके अंदर 300 मीटर, इधर 200 मीटर दूरी रखेंगे। इधर कॉटन के अंदर इधर 50 मीटर दूरी रखेंगे, इधर 30 मीटर दूरी रखेंगे, 30 मीटर, ठीक है। अब अपने पढ़ लेते हैं सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट यानी बुआई करते समय, बीजों की बुआई करने से पहले सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो वो कैसे करेंगे? सीड ट्रीटमेंट हर फसल के अंदर यही यूज होगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी कॉटन हो, सेम चलेगा ये, ठीक, कोई भी फसल हो उसके अंदर सेम चलेगा। नंबर 1 है, इसको FIR भी बोलते हैं, ठीक है। F का मतलब हो गया फंगीसाइड, यानी फंगीसाइड से, फंगस से बचाने के लिए अपने फंगीसाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और FIR यानी देखिए फंगीसाइड हो गया, और आई का मतलब हो गया इंसेक्टिसाइड से, इंसेक्ट से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड से। इसके बाद है राइबोसोम से करेंगे, ठीक है।
इसके अंदर करेंगे अपने राइजोबियम, राइजोबियम। यानी राइजोबियम से भी अपने इसको उपजात करेंगे, एजोटोबैक्टर वगैरह जो भी फर्टिलाइजर्स ट्रीटमेंट करेंगे जिससे, ठीक है, यानी नाइट्रोजन देने के लिए। नंबर 1, इसके अंदर कार्बेंडाजिम, ये सिस्टेमिक हो गया, सिस्टेमिक फंगिसाइड है, कार्बेंडाजिम हो गया, ठीक है। इसके बाद है वीटावैक्स हो गया, वीटावैक्स, ठीक है, वीटावैक्स हो गया। इसके बाद है मेटालेक्सिल, मेटालेक्सिल, ठीक है। मैंकोजेब से भी इसको अपने उपचारित कर सकते हैं, ठीक है। एक है थायरम और कैप्टान, ये तो है तीनों सिस्टेमिक फंगिसाइड है, और ये है थायरम और कैप्टान, ये दोनों हैं कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, ठीक है। इनसे अपने क्या करें, इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो उसके अंदर मात्र 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से अपने इसको उपचारित कर सकते हैं, मात्र 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से, ठीक है। कार्बेंडाजिम, वीटावैक्स, मेटालेक्सिल और थायरम और कैप्टान, ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है और ये तीनों सिस्टेमिक फंगिसाइड है, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इंसेक्टिसाइड की बात करें अपने, तो इसके अंदर यदि अपने टर्माइट के लिए यूज़ करें, टर्माइट के लिए बचाव कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, दीमक के लिए क्लोरोपायरीफॉस, ठीक है, क्लोरोपायरीफॉस का यूज़ करेंगे, इमिडाक्लोप्रिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया टर्माइट के लिए, यानी इंसेक्ट के लिए। अब वाइट गर्भ आता है, यानी सफ़ेद लट आती है, तो उसके लिए अपने एक तो आती है क्लोनिडोनिन आती है और इमिडाक्लोप्रिड आती है, ठीक है। इमिडाक्लोप्रिड आती है और थायोमेथोक्साम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम 2 या 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के अपने लगा के इसको उपचारित कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड। इसके बाद बात करें अपने राइजोबियम, जो बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे, देखो, यदि अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए किस में यूज़ करना है, जो पल्स क्रॉप है उसके लिए राइजोबियम, ठीक है, जो कल्चर आता है राइजोबियम कल्चर, 3 पैकेट डाल देंगे कम से कम, इसके कितने, 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद पल्स क्रॉप की बात करें तो ये आ जाएगा, यही सेम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, यदि दूसरी कोई अन्य फसल है, ठीक है, गेहूं हो गया, धान हो गया, मस्टर्ड हो गया, कॉटन हो गया, तो इनके लिए अपने क्या करेंगे, एजोटोबैक्टर, क्या डालेंगे, एजोटोबैक्टर, ठीक है। इसके बाद शुगर केन, पर्ल मिलेट, ठीक है, सोरगम और मेज, इन चारों फसलों के अंदर क्या डालेंगे अपने, यही सेम, ये इसमें एजोटोबैक्टर डालेंगे और वही नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इसके अंदर क्या काम करता है, एजोस्पिरिलम काम में आता है, ठीक है। शुगर केन के लिए, पर्ल मिलेट, सोरगम और मेज के लिए, इन चारों फसलों के अंदर एजोस्पिरिलम काम में लेंगे, ठीक है। और ये बाकी जो बच गई, गेहूँ, धान या फिर कॉटन, मस्टर्ड, जो भी फसल बच गई उसके अंदर एजोटोबैक्टर, ठीक है। अब बात करेंगे अपने धान के अंदर, राइस के अंदर पानी ज़्यादा रहता है, तो इसके अंदर एजोला, ठीक है, ये भी एक जलीय फर्न है, ठीक है। इसके बाद एजोला एंड
एनाबिना, ठीक है। एनाबिना ये बीजीए की वैरायटी है, ठीक है ना। बीजीए की 2 किस्में प्रजाति है, एजोला और एनाबिना। इनका आपने यूज़ करें, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं अपने, ये तो नाइट्रोजन के लिए था। अब यदि अपने को खेत के अंदर फास्फोरस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। फास्फोरस, फास्फोरस के लिए यूज़ करेंगे अपने सबसे पहले फास्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग के लिए, सोल्यूबिलाइजिंग, ठीक है। यानी सोल्यूबिलाइजिंग के लिए किसका यूज़ करेंगे, पीएसबी, फास्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे। और यदि अपने मोबिलाइजिंग, फास्फोरस मोबिलाइजिंग के लिए किसका यूज़ करेंगे, अपने वैम का यूज़ करेंगे, वैस्कुलर एर्बोस्कुलर माइकोराइजा, वैस्कुलर एर्बोस्कुलर माइकोराइजा और पीएसबी इसके अंदर, ठीक है। ये था अपना सीड ट्रीटमेंट, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू।